नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पड़ोसी देश बांग्लादेश से इस तरह की खबर आई है पिछले 24 घंटे में, जिस पर भारत पर भी असर पड़ने की पूरी आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में हैं, गाजियाबाद के आसपास वो बताई जाती हैं। उनसे विदेश मंत्री ने मुलाकात भी की है। आधिकारिक इस बात की पुष्टि हो चुकी है। एक दौर में आप ये सोचिए कि आज़ादी आंदोलन, संघर्ष, इसके अलावा आर्थिक विकास की प्रतिमूर्ति मानी जाने वाली शेख हसीना, और ये भी माना गया कि कितना प्रगतिशील वो देश है, जहाँ पर एक नहीं बल्कि दो दो ऐसी नेता हैं जो कि देश को संचालित कर रही हैं, सबसे बड़े पद पर बैठी हुई हैं। उस व्यक्ति को ने किस तरह से पिछले 15 साल की अपनी राजनीति में एक तानाशाही चेहरा बनकर उभर गई, इतना तानाशाही चेहरा कि अब पूरे तरीके से तख्ता पलट हो चुका है और अपना देश छोड़कर भागने पर मजबूर हुई। जी हाँ, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी, वो व्यक्ति जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है बांग्लादेश का, वो व्यक्ति जिसने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, एक पहचान दिलाई, जो वहाँ की सभ्यता संस्कृति के न सिर्फ के रक्षक बल्कि जनक माने गए, उन्हीं की विरासत को लेने वाली ये व्यक्ति जो प्रगतिशील धर्मनिरपेक्ष मानी गई, और कई इस तरह के तबके जो इस्लामी अतिवाद के लिए वहाँ जाने गए, उनको भी नापसंद करने के लिए और उन पर काबू पाने के लिए जानी गई। शेख हसीना सत्ता की का जो लालच है, सत्ता का जो ये मोह है, उन्होंने इस हद तक उनको गिरा दिया कि वो सत्ता को सिर्फ बनाए रखने के लिए, सत्ता का खंभा पकड़ने के लिए आम लोगों को कुचलने लगी। और इसीलिए इस कार्यक्रम में आज मैं इस पर भी चर्चा करूंगी कि दुनिया भर के जो तानाशाह हैं, चाहे वो भारत में बैठे हों, श्रीलंका में हों, बांग्लादेश में हों, या फिर देश के दुनिया के किसी भी कोने में हों, उनको ये ज़रूर समझना चाहिए कि एक वक्त ऐसा आता है जब उनका वक्त आ जाता है और उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन ताकि इस तरह का मौका ना आए जो शेख हसीना के पास आया। और शेख हसीना तो कम से कम खुशकिस्मत रही कि उन्हें एक सेफ पैसेज मिला कि वो भारत तक यहाँ पहुँच गई हैं। खबरें ये भी आ रही थी कि उनको वो लंदन जाना चाहती हैं, लेकिन लंदन से अभी ऐसा कोई प्रोत्साहन वाला, हौसला अफजाई वाला मैसेज उनके लिए नहीं आया है कि उनको बहुत ज़्यादा वहाँ स्वागत किया जा रहा है। इसलिए लगता है कि अभी कुछ दिन शायद उन्हें भारत में ही गुजारने होंगे। मैं अभी अगले कुछ मिनटों में आपको ये बताऊंगी कि कैसे भारत में बांग्लादेश का बहाना लगाकर, कैसे खासकर एक अल्पसंख्यक वहाँ जो समुदाय है, हिंदू समुदाय, खासकर ईसाइयों की कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन हिंदू समुदाय के प्रति जो हिंसा की अफवाहें उड़ाकर भारत में भी एक तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ज़रूर कुछ घटनाक्रम पेश आया है, उसके पीछे क्या सच्चाई है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में चर्चा जो अहम होगी वो ये कि क्या बांग्लादेश में वहाँ का जो हिंदू संप्रदाय है उसको ख़तरा है, और साथ साथ उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो भारतीय इस वक्त वहाँ बांग्लादेश में रहते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल के, वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ हिंदुओं को वहाँ से बुला रहे हैं हम, जो बांग्लादेशी हैं, और यहाँ हम उन्हें नागरिकता देंगे। यानी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग जो बांग्लादेशी हैं उनके ऊपर यहाँ पर राजनीति की जा रही है। पहले आपने देखा लगातार पिछले 10 साल से बांग्लादेशी मुसलमानों के पीछे राजनीति की जा रही थी, अब बांग्लादेशी हिंदुओं के पीछे छिपकर ये राजनीति करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर मैं इस अखबार का आपको रेफरेंस देना चाहती हूँ। बांग्लादेश का जो प्रथम आलो न्यूज़पेपर है, उसका फ्रंट पेज की ये तस्वीर यहाँ पर दिखती है कि जो आखिरी लम्हात थे शेख हसीना के, उसमें भी यानी कि ये कह रहे हैं कि 45 मिनट पहले तक भी वो सत्ता का खंबा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो वहाँ की जो सेना अध्यक्ष हैं उनसे ये कह रही थी कि देखिए, मैंने दूसरों को छोड़कर तुमको प्राथमिकता दी और तुमको सेना अध्यक्ष बनाया, इसलिए तुम ज़्यादा जबर और ज़्यादती और जुल्म करो उन लोगों के ऊपर जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पूरा मामला शुरू हुआ, लगभग 1 महीने तक ये पूरा प्रदर्शन जारी रहा। इस पूरे प्रदर्शन को आपने देखा होगा भारतीय मीडिया में तो बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिली। जब पूरा तख्ता पलट हो गया तब जाके थोड़ा एक कान वहाँ पर जा रहा है कि कोई खबर दे दी जाए, वो भी उसको भी कहीं ना कहीं धार्मिक रंग देने की कोशिश हो रही है उन लोगों के ज़रिए जो बीजेपी के सिपाही हैं, बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, और वो लोग हैं जो कि सपोर्ट नेटवर्क बनाते हैं इंटरनेट पर, खासकर ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर बीजेपी के लिए, और ख़ासकर दक्षिणपंथी जो वेबसाइट्स हैं वो ये काम कर रही हैं कि एक तरह से पूरा फेक न्यूज़ का कारोबार खड़ा कर दिया है यहाँ पर। इस लिहाज से भी अगर देखें बांग्लादेश पे, तो पहले कुछ खबरों पे मैं आती हूँ, उसके बाद हम इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से उन्होंने ये कहा कि आप मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, लेकिन जब सेनाध्यक्ष को ये समझ में आ गई बात कि अब लोगों का गुस्सा सर चढ़ कर बोल रहा है, जब हमने देखा कि 24 घंटे के अंदर 90 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई, पुलिस
के लोग भी उसमें शामिल थे जिनकी हत्या हुई। तब जाके समझ में आया कि अब जो हालात हैं वो आगे बढ़ चुके हैं, निकल चुके हैं और शेख हसीना के घर में भी लोग घुस गए। बताया जा रहा था कि 1500 से ज़्यादा लोग शेख हसीना के घर में घुस गए और जाहिर है इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत कोई ग्लैमरस तस्वीरें हैं जब हम देख रहे हैं कि अंदर पहनने वाले कपड़े, साड़ी, किसी के हाथ में मछली है, किसी के हाथ में कोई सोफ़ा लेके जा रहा है, कोई एक महंगा विदेशी बैग लेकर जा रहा है। इसमें महिलाएं भी शामिल थी, पुरुष भी शामिल थे, छात्र भी शामिल थे, हर उम्र के लोग थे, हर जेंडर के लोग थे, हर मुझे लगता है कि सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग थे। एक तरह से इसको जश्न की तरह देख रहे थे कि हमारा अधिकार यहाँ पर है और इसीलिए बंग भवन में जाकर वहाँ हम सब कुछ उठा के ले सकते हैं। ज़ाहिर है इस बात की तारीफ़ नहीं की जा सकती कि अगर आप किसी स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं, वहाँ के अखबार सेलिब्रेट कर रहे हैं, आम लोग सड़कों पर आकर जश्न मना रहे हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता में किस तरह की अराजकता अगर आप फैलाने की कोशिश करें तो इस बात की बिल्कुल तारीफ़ नहीं की जा सकती। ख़ासकर जो डिटेल्स आ रही हैं उभर कर सामने वो ये कि पार्लियामेंट के अंदर लोग घुस गए, जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थीं उनके घर में लोग घुस गए, उनके घर के सामान को लूट-पाट की, खिड़कियाँ तोड़ी, दरवाजे तोड़े, फर्नीचर तोड़ा। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि वहाँ रेस्टोरेंट पे हमले किए गए, मंदिरों पे भी हमले किए गए और इसके अलावा आम लोग, यानी आम लोग का मतलब अवामी लीग जो पार्टी है शेख हसीना की, उनके जो नेता हैं, उनके घरों पर हमले किए गए। यानी कोई भी प्रतीक इस तरह का उभर कर सामने आ रहा था कि मान लिया जाए कि कोई समर्थन भी करता होगा शेख हसीना का तो उसके ऊपर भी हमला किया गया। यानी पूरी तरीके से कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। यहाँ तक कि पुलिस का अभी वहाँ कोई इकबाल नहीं है, कोई रौब नहीं है। मेरे बांग्लादेश में पत्रकार दोस्त ने बताया कि वहाँ दर्जनों की तादाद में कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ दर्जनों की तादाद में पुलिस जो थाने हैं वहाँ पर इन प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। उनसे मैंने ये भी जानने की कोशिश की थी कि क्या वाकई ये जो हमले हो रहे हैं ये टारगेटेड है, क्या ये हिंदू समुदाय पे हमला हो रहा है, इसका क्या संबंध है, क्या इसको माना जाए कि जो इस्लामवादी अतिवादी लोग हैं क्या वो इस हमले को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये 26 साल के ये व्यक्ति हैं, युवा लड़का है ये, इस लड़के को माना जा रहा है कि ये चेहरा है इस पूरे मूवमेंट का और 1 महीने तक ये एंटी कोटा और फिर उसके बाद ये एंटी सरकार बन गया, सरकार विरोधी ये प्रदर्शन बन गया। नाहिद इस्लाम नाम का ये छात्र है और इसको ज़्यादातर आप देखते हैं कि अपने सर पर ऐसे बांध के रखता है बांग्लादेश का झंडा। यही वो व्यक्ति है जिसको माना जा रहा है कि जब डिटेन किया गया पुलिस के ज़रिए कुछ दिनों पहले तभी अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन में छा गया और अभी पूरा जो क्रेडिट है, श्रेय है वो दिया जा रहा है इसी व्यक्ति को, जिसी छात्र को जिसने इस पूरे रिवॉल्यूशन को या मैं कहूँ पूरे आंदोलन को, जिसको लोग कह रहे हैं बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम, उसको अंजाम दिया है कि हम भ्रष्टाचार से, तानाशाही से मुक्ति दिलाएंगे अपने देश को। तो हमने ये देखा यहाँ पर। इसके अलावा अब मैं आ जाती हूँ इस खबर पर कि वाकई क्या ख़तरा है वहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर, और फिर मैं आऊँगी कि किस तरह से दुनिया भर में जो तानाशाह हैं या तानाशाही जो तमन्नाएं रखते हैं नेता, उनको क्या सबक लेना चाहिए इस पूरे घटनाक्रम से। तो खबर ये आई है कि अल्पसंख्यकों पर जो हमला देखा गया उसमें इस्कॉन जो टेम्पल है उसको आग लगा दी गई है। इसके अलावा कुछ मूर्तियों को भी खंडित किया गया है, ये बात सामने आई है। अब इसमें यह है कि यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि भारत की सरकार क्या कर रही है। बीजेपी के नेता तो भाषणबाजी कर रहे हैं कि 1 करोड़ हिंदुओं को हम बुलाएंगे वहाँ से, बांग्लादेश से, और उन्हें यहाँ पर नागरिकता देंगे। लेकिन भारत के विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं? ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, ऑल पार्टी मीटिंग में राहुल गांधी भी गए। राहुल गांधी ने ये मुद्दा बढ़ चढ़ कर उठाया कि उन्हें सुरक्षा को लेकर चिंता है। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर उनको चिंता है। उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया, इस बात को भी रिपोर्ट किया गया है। जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने पार्लियामेंट को, जो संसद भवन है हमारे संसद को, संबोधित किया। उसमें बताया उन्होंने कि 19,000 वहाँ भारतीय हैं जिसमें 9,000 छात्र हैं। चिंता है उनको लेकर, लेकिन जो वहाँ समूह और संगठन है उन्होंने भरोसा दिलाया है और उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यकों की जो हालत है वहाँ उसको लेकर भी हमें चिंता है, लेकिन हमें भरोसा दिलाया गया जिससे विश्वास बनता है। लेकिन हमारी चिंता तब तक बनी रहेगी जब तक कि कानून व्यवस्था स्थापित नहीं होती। आइए सुन लेते हैं एस जयशंकर को। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. It is our expectation that the host government will provide the required security protection
for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. तो ये है भारत की आधिकारिक स्थिति कि पार्लियामेंट में विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा है, चिंता के साथ साथ उन्होंने भरोसा जताया है। उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जब तक कानून व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती तब तक जाहिर है सबको, मुझे, आपको, पूरी दुनिया को चिंता बनी रहेगी, बांग्लादेश के सभी नागरिकों की वजह से भी, और इसके अलावा वहाँ जितने विदेशी लोग हैं उनको लेकर भी, वहाँ जो बहुसंख्यक हैं उनको लेकर भी, वहाँ अल्पसंख्यक हैं उनको लेकर भी। लेकिन क्या उनके ऊपर टारगेटेड हमला हो रहा है? सवाल ये पैदा होता है कि क्या वहाँ जो ये बताया जा रहा है कि जो इस्लामवादी ताकतें हैं उन्होंने वहाँ हिंदुओं पर हमला करें, क्या ये सही है या नहीं? आप लगातार देखिए पिछले 36 घंटे से यही पूरा एक फेक न्यूज़ का कारोबार खड़ा किया गया है। साफ तौर पर ये बांग्लादेशी हिंदुओं की फिक्र इतनी नहीं है, जो भारतीय मुसलमान हैं उन पर ये हमला है बताने के लिए कि देखिए इस्लाम के मानने वाले जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ हिंसा फैलाते हैं, ये कितने घटिया ख़राब लोग हैं, ये अल्पसंख्यकों पर हमला करते हैं, ये किसी लोकतांत्रिक समाज में नहीं रह सकते। यानी इससे पहले जब 15 साल शेख हसीना थी तब भी लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार और जुल्म ज़्यादती की खबरें बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही थी। तो या तो वो सच था जब आप कह रहे थे या ये सच है कि शेख हसीना के जाने के बाद हमला हो रहा है। दोनों में से कम एक तो कोई लॉजिक, एक तो कोई दलील ऐसी बताइए जिसको मान लिया जाए। ये जो ऑल्ट न्यूज़ के ज़ुबैर हैं वो बता रहे हैं, ये वीडियो अपने सामने देखिए आपकी, ये जो बॉडी जो बार बार मैं देख रही थी, मेरी पूरी टाइमलाइन भरी हुई थी इन्हीं तस्वीरों से और खौफ आ रहा था देखकर कि ये क्या हो रहा है। अब मोहम्मद ज़ुबैर ने बताया ये किसी हिंदू व्यक्ति का ये शरीर नहीं है, बहुत ब्रूटल तरीके से, बर्बर तरीके से इनको मारा गया है। ये अवामी लीग के लीडर हैं शाहिदुल इस्लाम, जिनको के बांग्लादेश में इनको बताया जा रहा है कि किसी हिंदू व्यक्ति को के साथ ऐसा किया गया है, इनको जलाया गया बाकायदा। देखिए उनके साथ काफ़ी बर्बर रवैया अपनाया गया। दूसरी फेक न्यूज़ ये देखिए कि ये बताया जा रहा है कि ये कोई हिंदू मंदिर है जिस पे हमला हुआ है। पता चला कि ये एक रेस्टोरेंट है जिसके ऊपर हमला किया गया है, और ये भी राइट विंग प्रोपेगेंडा जो पूरी मशीनरी है उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। अब ये देखिए कि पुराना वीडियो जो बैंगलोर का वीडियो है उसमें एक बांग्लादेशी महिला के साथ ज्यादती की जा रही है। इस घटिया और बहुत ही घिनौने वीडियो को, जो किसी की टाइमलाइन पर नहीं होना चाहिए, किसी को भी मजबूर नहीं करना चाहिए इस तरह का वीडियो देखने के लिए, बहुत अनसेटलिंग हो सकता है किसी के लिए भी। उस वीडियो को ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ ये अत्याचार हो रहा है, इस तरह से उनके साथ बलात्कार हो रहा है। अब इस तरह के 1 2 4 नहीं, इस तरह के दर्जनों वीडियोस आप तक भी पहुंचे होंगे अगर आप इंस्टाग्राम पे होंगे, फेसबुक पर होंगे। मैंने कहा जो रिपोर्टेड खबर है वो ये है कि जो अवामी लीग से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। ये जो छात्र हैं अपना गुस्सा उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और कहा भी ये भी जाता है कि हिंसा के बदले हिंसा पैदा होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन 300 लोग तो आधिकारिक रूप से बताए जा रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है 1000 लोग भी हो सकते हैं जिनकी इस दौरान हत्या की गई है पुलिस बल का इस्तेमाल करके, जिसमें इस तरफ के लोग भी हैं और उस तरफ के लोग भी हैं। तो हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए, अराजकता नहीं होनी चाहिए, कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जो खबर नहीं है उसको बनाना और पैदा करने का आखिर औचित्य क्या है? यहाँ पर आप ये देखिए कि जो गोविंदा प्रमाणिक हैं, मुख्य सचिव हैं ये बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत के, वो उन्होंने कल कहा कि शेख हसीना के इस तरह के जाने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये इस पूरे मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बनाने की एक कोशिश हो रही है, और बीएनपी और जमात नेताओं ने सदस्यों को हिंदुओं पर हमले के खिलाफ निर्देश दिया है और हर मंदिर की रक्षा करने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग लगातार पहरा दे रहे हैं यहाँ पर, यानी मंदिरों के बाहर पहरा दे रहे हैं, क्योंकि ये अपनी ख़ास जिम्मेदारी समझते हैं कि इस तरह से अल्पसंख्यकों पर कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए पूरी अराजकता के दौरान। इन्होंने कहा कि कुछ लूटपाट भी हुई है, अवसरवादी लोगों ने मंदिरों पर हमला भी किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े स्केल पर यह घटनाक्रम हो रहा है। और मैंने ये भी देखा, यही साहब कह रहे हैं, गोविंदा प्रमाणिक कह रहे हैं कि इन्होंने आज ये देखा कि शेख हसीना पर कहानियाँ लोग सुना रहे थे, और अगर ऐसी ही बात है, इतनी ही मित्रता है, तो नरेंद्र मोदी को हटाकर आप शेख हसीना को ऐसे कीजिए कि भारत का प्रधानमंत्री बना दीजिए। आइए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। গতকাল বিকালে শেখ হাসিনার পদত্যাগের পরে
এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় মনে করেছিল যে তাদের উপর বিশাল একটা হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটবে। কিন্তু গতকাল বিকালেই বিএনপি এবং জামাতের নেতারা তাদের নেতৃবৃন্দকে হিন্দুদের বাড়িতে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ যাতে না হয় এবং প্রত্যেক মন্দিরে যাতে পাহারা দেয় সেই ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়। এবং গতকাল থেকে আমরা দেখেছি সেই পাহারা দিয়েছে। সাধারণভাবে হিন্দুদের উপরে বড় কোনো মন্দিরে কোনো হামলার ঘটনা ঘটে নাই। কিছু আওয়ামী লীগের হিন্দু নেতা আছে যারা বিভিন্ন সময় লম্পঝম্প করেছিল, তাদের বাড়িতে, শুধু হিন্দু বাড়ি না, মুসলিম আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়িতেও হামলা হয়েছে, লুটপাট হয়েছে এবং সামান্য কিছু সুযোগ সন্ধানী এলাকা ভিত্তিক তারা কিছু সামান্য মন্দিরে হামলা করেছে, সেটা ব্যাপক বিষয় না। কিন্তু আমরা দেখলাম যে ভারতের রিপাবলিক এইটাকে নিয়ে ব্যাপকভাবে রিউমার ছড়াচ্ছে, নানান কিছু মিলে উদ্ভট কথাবার্তা বলছে। এবং আজকে দেখলাম শেখ হাসিনার নিয়ে তারা কাহিনী তৈরি করছে, বঙ্গবন্ধুর স্ট্যাচু মানে ভাঙছে, সেটা নিয়ে তারা খুব দুঃখে সাগরে ভাসছে। আমার এক সাংবাদিক ফোন দিয়েছিলাম, তাদের বলেছি যে আপনারা যদি শেখ হাসিনার জন্য যদি এত কান্না আপনাদের মধ্যে আসে, তো শেখ হাসিনা ভারতে গিয়েছে, আপনারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সরিয়ে শেখ হাসিনাকে আপনারা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন, সে ভারতও রক্ষা করতে পারবে, তা আপনার সেভেন সিস্টারও रक्षा করতে পারবে। और अब उसकी उस अपील का हम जिक्र कर लेते हैं जिस पर वो छात्र, जिनका पूरा संगठन का नाम ही स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, यानी भेदभाव के खिलाफ छात्रों का समूह, जिन्होंने इस पूरे कोटा प्रोटेस्ट और फिर जो सरकार के खिलाफ जो पूरा विरोध प्रदर्शन बन गया कि सरकार को ही जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, उन्होंने उसको जो आगे बढ़ाया, वो क्या कह रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं लोगों से और कह रहे हैं कि हम सबको कम्युनल हार्मनी यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखना होगा और हमारे जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनकी रक्षा करना हमारा काम है, उनकी जान माल की हिफाजत करना, बुरी नज़र से बचाना ये हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। आइए सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। একটি বিশেষ ঘোষণা সম্মানিত এলাকাবাসী, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে দেশের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখি এবং পরাজিত কুচক্রী মহলের হাত থেকে প্রত্যেক সংখ্যালঘু সনাতন ধর্মী এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া আপনার, আমার এবং সকলের দায়িত্ব। তাই আমরা সবাই যেন সচেতন থাকি। और फिर अब आखिरी बात और सबसे अहम बात कि जिस तरह से हमने देखा कि पिछली बार अभी कुछ महीनों पहले जो चुनाव हुआ बांग्लादेश में, कई हद तक इस तरह की खबरें आईं कि ये चुनाव में धांधली हुई है और धांधली के बाद शेख हसीना ये इस पद पर पहुंची हैं। लेकिन कुछ ही महीनों बाद हमने देखा कि जो जनता की असहमति थी वो सड़कों पर इस तरह से उजागर हुई, जिसको फिर से वही शेख हसीना ने रज़ाकार कहा। रज़ाकार यानी कि देशद्रोही लोग, यानी जो नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश बने, उन्होंने छात्रों को रज़ाकार कह दिया। यानी सीधे तौर पर आप सोचिए, डिमोनाइज करने की कोशिश की, राक्षसीकरण करने की कोशिश की कि राक्षस हैं ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद फिर उनकी आवाज़ को कुचलने की कोशिश की और 1 महीने की तमाम हिंसा के बाद फिर कहा कि आइए हमसे बात कीजिए, और ये छात्र बात करने को तब तैयार नहीं हुए। तो तमाम दुनिया के तानाशाह, चाहे वो घर हों या बाहर हों, पड़ोस में हो या बहुत दूर हैं, वो समझ लें इस बात को कि तानाशाही बहुत देर तक नहीं चलती। इंटरनेट और तमाम सूचना का प्रवाह अगर आप बंद भी कर दें, तब भी जब लोग प्रतिरोध करते हैं तो उनकी प्रतिरोध में इतनी शक्ति होती है कि वो हर तरह के बैरियर्स तोड़कर अपना हक और अपनी आज़ादी हासिल करते हैं। और सबसे आखिरी बात ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आम लोगों की तमाम जो एस्पिरेशंस हैं और उनकी जो आवाज़ है, उसको दबाना आज की तारीख में नामुमकिन है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।